हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे, और इस प्रायोजित कार्यक्रम के बाद आइए शुरू करते हैं हमारा आज का परवाज है काम तेरा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ना कोशिश उड़ने की करें, ना कोशिश उड़ने की करें तो परवाजों के पंख नहीं खुलते। आजादी ना चाहो तो कैद खानों के दरवाजे नहीं खुलते। अगर सर उठाकर जीना है, अगर सर उठाकर जीना है तो खुद में हौसला भर लो, वरना कोशिश ना करने वालों की मदद खुद खुदा भी नहीं करते। जी हाँ, जिसने इस बात को समझ लिया और दिल में जोश और जुनून लेकर मंजिल की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया, उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और दोस्तों, आज हम जिस फिल्म अभिनेत्री से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं या ढेर सारी बातें करने जा रहे हैं, उन्होंने भी हिम्मत और जोश को बनाए रखा और अपनी झोली में भर लिए 25 टीवी सीरियल्स, 10 हिंदी फिल्में और कई अवार्ड्स। करेंगे इस खूबसूरत अभिनेत्री से बात, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं, हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। कदमों से छू के वो आसमां हो जाए। तेरे आगे फीके फीके सारे सिंगार हैं, मैं तो क्या परिश्ते भी तुझ पे निसार हैं। गर्मी की शाम है तू, जाड़ों की धूप है, जितने भी मौसम हैं तेरे कर्जदार हैं, तेरे कर्जदार हैं। खुदा भी जब तेरे अंदाज देखता होगा। पढ़ लूं, दिल में उतार लूं, होठों से देखूं तुझे, आंखों से पुकार लूं। ख्वाहिश है ये
दिन रात ढूंढता होगा इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा। दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद आइए सीधे चलते हैं मुंबई और बात करते हैं फिल्म अभिनेत्री एकता जैन से, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर 25 सीरियल्स और 10 हिंदी फिल्मों से ये साबित कर दिया कि अगर आपने कुछ करने की ठान ली है और अपने कदमों को पीछे हटने से रोक लिया है तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। चलिए सीधे चलते हैं मुंबई। हेलो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप एकता जी? मैं एकदम फर्स्ट क्लास और बहुत ही खुश हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए कितना प्यारा गीत मैंने आपके लिए बजाया। वाओ ओह माय गॉड, खुश हो गई होंगी आप तो। मैं एकदम ब्लश कर रही थी, मेरे गाल अब दुख चुके हैं। चलिए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे जी, कि आप मुंबई कब और कैसे और कहां से पहुंची? वैसे देखा जाए तो मुंबई में तभी आई थी जब आपका FM रेनबो चालू हुआ था 1993 में। ओके। उसी वक्त हम दोनों साथ में मुंबई आए थे। बड़ा इत्तेफाक है लेकिन सच है। हम 1993-94 का मतलब फाइनेंशियल ईयर जो कहा जाता है 93-94, उस वक्त हम मुंबई आए थे और यहाँ आकर के तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो लेकिन क्या होता है ना कि जब हम कहीं और से आते हैं बड़े शहर में तो नई स्टडीज होती हैं, नए तरीके से स्टडीज होती हैं, तो थोड़ा प्रेशर लगता है, पीयर प्रेशर होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। तो उस चक्कर में हम एक बार गुटली खा चुके। अच्छा। गुटली खा चुके, फिर अपने पैरों पर वापस खड़े हुए तो सामने देखा कि पूरा नया कोर्स शुरू हो गया 9th स्टैंडर्ड का। तो फिर हम लोग ने स्ट्रगल शुरू किया, लेकिन इस बार प्रॉपरली स्ट्रगल करके, बिकॉज टीचर खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे। नया 10th स्टैंडर्ड, नया 11th स्टैंडर्ड, नया 12th स्टैंडर्ड। जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे सब्जेक्ट सब चेंज होते गए, तो पढ़ते गए उस तरह। लेकिन मेहनत की, खुद के नोट्स बनाए आगे की क्लासेस के लिए, पास हो गए अच्छी तरह से। अच्छा, वैसे आप मुंबई, जैसे आपने कहा कि आप जब 9वीं में थी तभी आप मुंबई आ गई थी, तो आप आई कहाँ से थी? केरला से? नहीं, मेरा बर्थ प्लेस केरला है, कैलिकट। ओके। अभी उसका नाम कोझिकोड हो चुका है। और वहां से हम लोग गए थे जबलपुर में 1-2 साल के बाद हम लोग गए थे गोंदिया में नहीं, तुमसर मैं बहुत छोटी थी तो मेरा प्री स्कूल भी नहीं स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पापा वगैरह सब साथ में हम लोग आए थे गोंदिया में सबसे ज्यादा टाइम मेरा स्टडीज वगैरह हुआ है और वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल जितनी पढ़ाई हुई है मेरी। उसके बाद हम गए थे यवतमाल एक छोटी और जगह है जहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो ट्रेन स्टेशन नहीं है, वहां से नीचे जाना पड़ता है। 1.5 घंटे का घाट है, नीचे जा करके धामनगांव करके कोई है, वहां पे ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो इट वाज लाइक दैट। छोटे से गांव से हम लोग फिर मुंबई आए थे। तो इट वाज लाइक अ कंप्लीट चेंज ऑफ कल्चर, कंप्लीट चेंज ऑफ एवरीथिंग। तो बिकॉज यहाँ मुंबई में हमने आकर के देखा हर चीज एक्सेसिबल है, मतलब तुरंत आपको मिल सकती है। वहाँ काफी स्ट्रगल था। तो सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर थी थोड़ी सी, बिकॉज भले ही हमारी स्टडीज इंग्लिश मीडियम में हुई है लेकिन वहाँ की जो स्टडी स्टैंडर्ड होती है और मुंबई की जो स्टडी स्टैंडर्ड थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। तो थोड़ा स्ट्रगल तो था ही स्टार्टिंग में, 2 साल तो स्ट्रगल में ही निकल गए। लेकिन हमने सुना है कि जब आप 10वीं में थी तभी से आपने रैंप पर वॉक करना शुरू कर दिया था। जी एक्चुअली हुआ ये था कि अभी आजकल के जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं, जो मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और काफी पुराने जो बड़े डिजाइनर्स हैं, उस वक्त वो एस्टैब्लिश हो रहे थे। उस वक्त वो कल्चर आ रहा था कि
कि फैशन शोज होते थे एंड लोगों को तमन्ना थी, जो थोड़े अच्छे कमाने वाले थे उनको थी कि हम डिजाइनर कपड़े पहने अपनी शादी में, अपने इसमें फंक्शन में। जो आजकल हीरो हीरोइन उस वक्त भी पहनते थे, लेकिन उतना ज्यादा कल्चर नहीं था कॉमन पर्सन में या कॉमन मैन में। मतलब अगर कोई थोड़ा अच्छा कमाने वाला है तो वो नहीं सोचता था कि यार मैं आज लुई विटॉन का बैग खरीदूंगा या ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। तो मतलब एक ब्रांडेड चीजों का सिलसिला शुरू हुआ था। तो उस वक्त हम लोग ने रैंप वॉक कर रहे थे, बिकॉज ये जो डिजाइनर्स थे, डिजाइनर क्लोथ्स लेकर के आए थे, अपने डिजाइनर लहंगे, इंडियन ड्रेसेस डिजाइनर वाले। नहीं तो पहले से उस वक्त क्या होता था कि लोग कारीगर को बुला के प्रॉपरली वो करवाते थे। अब वो कारीगर को बुला करके करवाने में बहुत टाइम जाता था, और ये लोग डिजाइनर्स थे, इनके अंडर में काफी सारे कारीगर एक साथ काम करते थे। तो ये डिजाइन दे देते थे कि ऐसा बनाना है, एंड देन फिर वो बना करके दे देते थे। तो उस वक्त ये ट्रेंड ज्यादा शुरू हुआ था कि डिजाइनर लहंगे पहनना, महंगे कपड़े पहनना, शादी के लिए महंगी चीजें होना। तो वो शुरू के लिए हम लोगों ने रैंप वॉक किया था कि भाई चलो डिजाइनर कपड़ों को दिखाया जाएगा कि हम इस तरह भी पहन सकते हैं, ये नया स्टाइल आया है। तो क्या घर वालों को जब पता चला कि आप रैंप वॉक कर रही हैं 10वीं क्लास में रहते हुए, तो उनका रिएक्शन क्या था? एक्चुअली रिएक्शन ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे, बिकॉज सिचुएशन कुछ थोड़ी सी घर की ऐसी थी कि जैसे मैंने बताया कि हम नए नए आए थे और काफी स्ट्रगल भी था। तो उन्होंने कहा कि भाई देख लो, जैसा आपको ठीक लगे आप जो करना चाहो करो, एंड जब तक आप हैं हमारे यहाँ पर घर पे हैं तब तक करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाया, और जितनी आजादी मिली उसमें जितने लिमिट में रह करके जो कर सकते थे बिंदास किया। मतलब हम कह सकते हैं कि है ना, एक तो हम कह सकते हैं कि आपको मुंबई की आबो हवा ने जल्दी ही अपनी आगोश में ले लिया था। एक्चुअली देखा जाए तो मुंबई का जो पूरा एरिया है वो हमने अपने दिमाग में जीपीएस की तरह फिट कर दिया था। अच्छा, ओके। तो मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी तो उससे हम जहाँ जहाँ जा सकते थे, बस से, जैसे भी पैदल चल के, पूरा घूम घूम के पूरा मुंबई देखा कि आखिर मुंबई है क्या। तो ये जब एक्सप्लोर किया तब पता चला कि मुंबई बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपने सपने पूरे करने आए हैं। तो अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खाली बैठ के तो कुछ नहीं होगा, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। चलिए हम सपनों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ सीधे मुंबई से। यस।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष और राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। 4:29 और 30 सेकंड हो चुके हैं और हमारे साथ हैं एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से बॉलीवुड में जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकता जैन से। हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है बिल्कुल लाइव। हेलो अभी जो गाना सुना इतना सुंदर था, बिकॉज इस वक्त आपने जो टाइम बताया 4:29 और इस वक्त ऐसा मौसम हो रखा है, एकदम रोमांटिक सा, बादल छाए हुए हैं, एकदम धूप नहीं है, हल्की सी डल सी एकदम धूप चल रही है। बहुत सुंदर मौसम हो रखा है। इस वक्त गर्मी है लेकिन फिर भी मतलब आंखों के लिए तो बहुत सुंदर मौसम है और बहुत अच्छा गाना बजा उस वक्त। क्या बात है, क्या बात है। जब सुंदर लोग हमारे साथ होंगे स्टूडियो में, प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, यहाँ से सुंदर में अपने आप को बोल देखिए जबान कभी कभी है ना फिसल जाती है। ओके कहना कुछ और चाह रहा था। बहरहाल, अच्छा एक बात बताइए, आप मॉडलिंग के बाद पहले टीवी सीरियल में एंट्री मिली आपको या फिल्मों में? सबसे पहले मेरी स्टेज प्लेज पे एंट्री हुई। जैसे मैंने बताया, रैंप वॉक किया था मैंने। रैंप वॉक पे मुझे एक जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे सबसे पहले स्पॉट किया। उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा सा रोल है। जब ये सहारा करके एक चैनल एक खुला था, मतलब नया नया शुरू हुआ था, उससे फर्स्ट सीरियल शूट हो रहा था नैना। श्वेता बंसल उसमें मेन कैरेक्टर थी। तो उनके साथ हम लोग को एक कॉलेज और जो हॉस्टल लाइफ का जो होता है ना, वैसा ही सीरियल था नैना करके। तो उनके ऊपर ही मेन सीरियल था। तो हम उनकी फ्रेंड्स थे, हॉस्टल की फ्रेंड्स, और कैसे हम लोग उसको तंग करते थे और कैसे उसे रैगिंग करते थे, बेचारी भोली भाली सी थी। तो वहां से शुरुआत हुई सीरियल की और उसके बाद तो काफी सारी सीरियल्स मैंने किए, एक के बाद एक। फिर शगुन हुआ, शकलाका बूम बूम हुआ, जो मैजिक पेंसिल अभी तक लोग याद करते हैं, शकलाका बूम बूम की। फिर कहीं दिया चले कहीं दिया, अपन तो बस वैसे ही यार। और उसके बाद कंटिन्यूस बहुत सारे सीरियल्स हुए। एक थी राजकुमारी, और मैंने माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी बहुत किए थे। जय ज्वाला माँ, जय गंगा मैया, और ये फिल्म उसके बाद शुरू हुए मेरी। जैसे कॉन्टैक्ट बढ़े, जैसे मेरी लोगों से बातचीत बढ़ी, चीजें बढ़ती गई, तो आगे स्टेप्स बढ़ते, रास्ते खुलते चले गए। फिर जी स्टेप्स बढ़ते गए आगे, और जैसे जैसे नए लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया या नई नई चीजों के बारे में बताया कि ये अभी फिल्म चल रही है, ये चल रहा है। तो लेकिन अब होता क्या है कि हम लोग जब हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता है किसी चीज का या किसी इंसान का या किसी
कहते हैं ना पहचान नहीं होती है बड़ी, तो हमें उतने बड़े रोल नहीं मिलते हैं। तो हमें सिर्फ मतलब एक कैरेक्टर रोल्स मिलने शुरू हुए फिल्मों में। अब जैसे मैं बात करूं नायक द रियल हीरो की, जो मेरी बहुत ही प्यारी फिल्म थी, बट उसके साथ इत्तेफाक ये हुआ कि जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बना दी, 4.5 घंटे की फिल्म बना दी, तो वो तो हिंदुस्तान में चलने से रही, तो उसे काटा क्या जाए, तो कटे कौन, हम ही कटे। ओके, इमेजिन कीजिए मैं, जॉनी लीवर, पूजा बत्रा, हम तीनों के रोल मतलब ना के बराबर रह चुके हैं। उस फिल्म में अगर आप देखेंगे पूजा बत्रा का भी रोल इतना छोटा सा बच गया है कि मतलब ऐसा लगता है कि क्यों उसे एक्स्ट्रा भी क्यों लिया उसे। अच्छा, जब इस तरह हो चुके हैं हमारे साथ जी, अच्छा जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं जिंदगी में, गुस्सा आता है? सोचते हैं कि काश कोई चाचा होता, हमारा फूफा होता बॉलीवुड में? नहीं, मैं सोचती हूँ कि उस वक्त जब लगा कि यार ऐसे कैसे हो गया यार, मैं तो सबको बोला था मेरा रोल है, आप कट गया, अब मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे पैसे तो मिल गए ना मेरे काम। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुंबई में एक था ऑडिशंस की होती है कि ऑडिशन को क्लियर कैसे किया जाए। ये ऑडिशन का ज्यादा चक्कर अभी ज्यादा होने लगा है, बट उस वक्त जब हम लोग सीरियल्स में काम करते थे, तो अगर आपकी पहचान डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन के किसी हेड ऑफ प्रोडक्शन से है, और अगर आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको उतना ज्यादा ऑडिशन नहीं होता था, आपको सिर्फ लुक टेस्ट होता था कि आप उस रोल में कैसे दिखेंगे। अगर आपको ये लुक दिया जाए तो आप कैसा दिखेंगे, तो वो आपका उस कैरेक्टर में आप फिट आएंगी कि नहीं आएंगी, ये आपका सिर्फ ज्यादा चेक होता था। कि मतलब ये इतना स्ट्रगल नहीं था कि आप जाकर के धक्के खा रहे हैं, एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन जा रहे हैं, डायलॉग याद कर रहे हैं, फिर डायलॉग बता रहे हैं, अपना नेम प्लेट पकड़ के खड़े हैं। एंड वो उस वक्त इतना ज्यादा ये नहीं था, बिकॉज उस वक्त बहुत कम लोग थे जो एक्टिंग करना चाहते थे। ये आप किस सन की बात कर रही हो? ये मैं बात कर रही हूँ 2004 तक की। ओके, 2004 की बात कर रहे हो आप? जी, 2004 तक, जब से मैंने सीरियल्स में स्टार्ट किया था 1999 से लेकर के 2004 तक, जब तक ये मेरा सीरियल का दौर था, सीरियल्स थे, प्लेज थे, उस वक्त उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं था। उतना ज्यादा स्ट्रगल इसलिए नहीं था बिकॉज आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी पहचान में जितने लोग हैं उस वक्त सेट पर, उनका कहीं ना कहीं दूसरा प्रोजेक्ट भी चल रहा होता था, या उनके पहचान वाले का किसी का प्रोजेक्ट चल रहा होता था, तो वो आपको आपके रेफरेंस के मतलब आपको रेफरेंस के थ्रू भेज देते थे कि आप वहां जाकर के आप ऑडिशन दे दीजिए या लुक टेस्ट दे दीजिए, जैसा भी होता था। तो वहां जाकर के हम बात कर लेते थे कि हम यहाँ, हमको इन्होंने भेजा है और लुक टेस्ट के लिए बोला है, तो बोले ठीक है, 1-2 लाइन का एक डायलॉग, आपकी वॉइस चेक करने के लिए, आपका डिक्शन चेक करने के लिए 1-2 लाइन का डायलॉग होता था, और वो आपका ड्रेस बताते थे कि आपको ऐसा ड्रेसअप करना है, या भाभी का है या छोटी बहन का है या किसी का रोल है, तो ऐसा लुक पहनना है, तो ये लुक में आप आ जाइए। वो लुक में चले जाते थे, 2 डायलॉग बोल देते थे, अच्छा लगता था तो हमें वो रोल मिल जाता था। ओके, फिर हमको बोलते थे कि ठीक है नेक्स्ट इस पे आना है। मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा था एडिट टू प्रोडक्शन करके एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें काम करना। उसमें इतना अच्छा काम होता था कि अगर आपकी शूट अगर 2 बजे से है तो आपको 1 बजे का कॉल टाइम दिया जाता था, और 2 बजे से सिर्फ आप ही के शूट चलते थे। जो भी मेन कैरेक्टर है उसके साथ जितने आपके सीन है वो फिनिश हो जाता था, एंड देन फिर आप 4:30-5 बजे तक, मैक्सिमम 6 बजे तक आप खत्म, मतलब आपका टाइम फिनिश, आपको चेक मिल गया उस दिन का, एंड यू आर गो, टाटा बाय बाय। क्या बात है। चलिए इसी बात में एक प्यारा सा गीत और सुना देते हैं आपको आकाशवाणी के FM रेनबो पर। वाओ, कि मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा।
रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। देखे तेरी नजरों को भाए ना भाए ये नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था, तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोज न बनता ये साज ही रहता तो अच्छा था। जाने क्या होगा जब होगा ये मिलन हमारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं, धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं, ऐसा न हो तू ये दिल तोड़े जमाना हंसे सारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। आजा हो आजा, आजा हो आजा। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 30 मई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा और मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली के राजधानी चैनल मीडियम वेव 450.5 मीटर और एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 30 मई सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आरजे संतोष राव के साथ।
की निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 4:49 और 50 सेकंड। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अभिनेत्री एकता जैन, सीधे मुंबई से। हेलो। लगता है फोन कट गया। एक प्यारा सा गीत सुनते सुनते ये फोन कट गया। बहरहाल उन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक वो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो एकता जैन हमेशा गुनगुनाती रहती हैं। अलबेले दिन प्यारे, मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, के तारे, हाय कहाँ गए। लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। दोस्तों, दूर गगन की छांव का ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज में हम सुन रहे थे। और एकता जैन बार बार हमेशा इस गीत को गुनगुनाती हैं। क्यों गुनगुनाती हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हेलो। ये गाना हर सिचुएशन में हर जगह पे एकदम फिट बैठता है। अभी करंट सिचुएशन भी देखिए, कोविड के टाइम पर भी हम लोग यही गाना गा सकते हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, जब हम आराम से घूम सकते थे बिना मास्क के, बिना किसी के सोशल डिस्टेंसिंग के, एक दूसरे को गले लगा सकते थे, एक दूसरे को झप्पी पा सकते थे जी। बट हर सिचुएशन में ये लगता है कि मतलब जो हमारे बचपन के दिन थे या ऐसा जो समय था जहाँ हम एकदम बेफिक्रे थे, वो समय हमें वापस चाहिए। हर सिचुएशन में यही लगता है। मैं अभी भी हमेशा यही गाती रहती हूँ कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाय वो क्या बचपन के दिन थे, क्या मस्तियाँ करते थे, क्या मतलब पेड़ पे चढ़ के हम लोग ने आम तोड़े हैं, जामुन तोड़े हैं, सब कुछ खाया है खेतों में से चिरा चिरा करके। वैसे तो एक बात तो सच है कि बचपन की यादें कभी भूले नहीं भुलाई सकती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए। ऐसा समय है, वो ऐसा समय है कि कोई भी नहीं भूल सकता। मतलब कितना भी वो ओल्ड हो जाए, कितनी भी मतलब उसकी उम्र हो जाए उस इंसान की, लेकिन वो बचपन के दिन हमेशा याद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने टीवी सीरियल में काम किया, आपने फिल्मों में काम किया, आपने मॉडलिंग भी की, और हमने सुना है कि एक्टिंग के साथ साथ आप एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं। जी, एक्चुअली 2004, जब मैंने बताया कि 2004 तक की बात कर रही थी मैं, 2004 एक ऐसा समय था जहां बहुत कुछ चेंज हुआ था, बहुत कुछ बदलाव आए थे। इवन टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सब जगह पे मतलब वो कहता है ना कि एक ऐसा दौर आता है जहाँ पे लोग ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं आपको। तो मुझे जब ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब ये मेरी जगह नहीं बची है यहाँ पर, लाइक कहता है ना कि इंग्लिश में कहावत है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी।
तो जब मुझे ऐसा जब एहसास होने लगा तब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे मुझे एक्चुअली जहाँ मुझे घूमने का मौका मिले, जहाँ मुझे काम करने का भी मौका मिले। तो फिर उस वक्त मैंने थोड़ी बहुत खोजबीन की। किसी को पता चला कि जेट एयरवेज के ओपन है इंटरव्यूज, यू कैन गो एंड गिव द इंटरव्यूज फॉर जेट एयरवेज एंड ऑल। तो वहां जाकर के हमने इंटरव्यूज दिए। उसमें 3-4 अलग अलग राउंड थे। मेडिकल राउंड होता था, ग्रुप राउंड होता था। तो मेडिकल राउंड में अलग अलग जगह पे जाके आपके टेस्ट होते थे, मेडिकल टेस्ट, वो रिपोर्ट ला करके उनको देनी पड़ती थी। देन वो दे करके जब आप सिलेक्ट होते थे तब फिर आपके पर्सनल इंटरव्यूज और ग्रुप इंटरव्यूज होते थे, ग्रुप एक्टिविटीज करवाई जाती थी आपसे। वो सब करने के बाद 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ एंड देन वहां से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 3 महीने की। अच्छा। तो 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर दिसंबर, आई रिमेम्बर 12 दिसंबर 2012 था वो। 12 जो डेट है वो उस वक्त मैंने बोला कि अब इंटरनेशनल शुरू हो रहा है मेरा। तो उस वक्त मैंने इंटरनेशनल शुरू किया। 2004 दिसंबर 2004 में मेरा फर्स्ट फ्लाइट था टू कैलिकट। ओके। जो मेरा बर्थ प्लेस है, राइट। वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो उस वक्त मैंने ये किया, फ्लाइंग शुरू किया और 2013 तक मैंने फ्लाई किया था। 2013 में मैंने अपने पेपर्स दे दिए थे रेजिग्नेशन के। सबको लगता है कि जो एयर होस्टेस का जॉब है वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस है, बहुत ज्यादा कहीं भी घूम सकते हो, कितने वर्ल्ड टूर कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट इजी। बिकॉज अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल फ्लाइट की तो इट वाज वॉकिंग टू लंदन फॉर अस। ओके। हम लोग लिटरली चलते हुए जाते थे लंदन तक। अच्छा, एयरक्राफ्ट में है। ओके, बहुत सी हम बात कर सकते हैं एकता, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो जल्दी से बताइए, क्या आप अपने करियर से संतुष्ट हैं? ऑफ कोर्स। मैंने कभी भी लाइफ में ये सोचा नहीं था कि मुझे ये सब करना है या मैं ये सब करूंगी, बट लेकिन मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आती गई, मैंने एक्सेप्ट की सारी अपॉर्चुनिटीज और हर एक चीज मैंने दिल से कंप्लीट की। तो वो सब मुझे अच्छा ही फल दे रही है। ओके, आपने मेहनत करके एक मुकाम बनाया है जैसा कि आपने बताया, और आपको एक अच्छा खासा अनुभव भी है जिंदगी में। तो उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगी, खास तौर से लड़कियों से जो जल्दी हार मान लेती हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे। ओके। बट ये एक बात अपने गांठ बांध के रखिए अपने दिमाग में कि वो बार बार जो उनका चेहरा दिखे और कहे कि तुमसे नहीं होगा ये सब, तुम मत करो, मतलब तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो सिर्फ वो दिमाग में रख करके अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए तो आपको हमेशा हमेशा मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। बहुत अच्छी आपने बात कही और हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए एकता बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यू टू। तो दोस्तों, परवाज़ है काम तेरा यहीं तक। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। ना दुनिया मांगी है, ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है, ना जन्नत मांगी है। दिल ने तुझे पाने की बस मन्नत मांगी है। ना दुनिया मांगी है, ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है, ना जन्नत मांगी है।